सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें हम देख रहे हैं कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है साइंस की, जिसका आज हम देखेंगे चैप्टर 3 में धातु एवं अधातु, मतलब कि धातु क्या है और अधातु क्या है, इनके बारे में आज डिटेल से देखेंगे। जिसका ए पार्ट फर्स्ट है। इन्हें हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यदि एक ही पार्ट में या एक ही वीडियो में बनाएं इसको तो समथिंग 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। इसी वजह से मैं इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूँ। तो फिर देखते हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 3 धातु एवं अधातु की धातु क्या है और अधातु क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 3 धातु एवं। तो देखिएगा, हम एक कहानी के तौर पे पढ़ें, हम सभी एनसीईआरटी को सिर्फ कहानी के तौर पे समझें। तो इसमें हम देखेंगे बड़ी स्लोली समझते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करने। तो हम देखें कक्षा 9 में, मतलब 9वीं कक्षा में आपने इन तत्वों के बारे में जरूर पढ़ा हो। मतलब कि कक्षा 9 में जब आपने पढ़ा होगा तो इन तत्वों के बारे में जरूर देखा हो। कौन कौन से तत्व है? धातु एवं अधातु। आपने देखा है कि इस प्रकार के तत्वों को गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया। किसके आधार पर किया गया? गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु को क्या किया गया? इनको वर्गीकृत किया गया। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु का उपयोग पर विचार किया होगा। आपके विचार में कौन सा गुणधर्म तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार इस गुणधर्म के इन तत्वों का उपयोग से संबंधित है और उनके कुछ गुणधर्म का विस्तार करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हम भौतिक गुणधर्म। कौन के? धातु के भौतिक गुणधर्म। फिर इसके बाद हम अधातु के भौतिक गुणधर्म देखेंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके हम समूह को अलग करना समान या आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम इन क्रियाकलापों की सहायता लेते हुए 3.1 या 3.6 में देखेंगे। क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित यानी कि जो धातु आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लेड है, मतलब कि लीड है, जिंक है तथा आसानी से मिलने वाली जो कुछ धातुएं हैं, इसके नमूने हम इकट्ठे करते हैं। इसमें क्रियाकलाप में देखेंगे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिएगा और प्रत्येक नमूने जैसे दिखाई देते हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। और फिर रेंगमाल में रगड़कर प्रत्येक नमूने जो रेतमाल है, इसको रेंगमाल है, इसमें देखिएगा इसको क्या बोलते हैं? रेतमाल को रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ कीजिएगा करके उसके समूह को यानी स्वरूप पर ध्यान दीजिएगा। आपके शुद्ध रूप में धातु तथा इसकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है और गुणधर्म भी इसमें धात्विक चमक हो जाती है। इसकी धातु कैसी होती है? चमकदार होती है, जिसके कारण इसके गुणधर्म भी धात्विक चमक होती है। किसमें? गुणधर्म। तो फिर इसमें हम देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 3.2 में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा। इन धातुओं को एक तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिएगा और इन प्रेक्षणों को लिखिएगा। फिर इसमें सेकंड हम देखें चिमटे से सोडियम धातु या कुछ टुकड़ा पकड़िएगा। सावधानी से इसमें सोडियम धातु का उपयोग करते हुए हमेशा क्या करें? सावधान रहिएगा। फिल्टर पेपर को बीच दबाकर इसे सुखा लीजिएगा। बाज ग्लास में रखिएगा और चाकू से काटने का प्रयास कीजिएगा। और फिर आप इसमें देखेंगे कि आप देखेंगे कि धातु कैसी होती है? समानता है कठोर हो जाती है। धातु कैसी होती है? इसमें समानता है कठोर हो जाती है और धातु की कठोरता को अलग अलग होती है। इस मतलब कि इसकी धातु कुछ धातु हैं इसमें कि इनकी कठोरता अलग अलग प्रकार से होती है। क्रियाकलाप 3.3 में देखें हम आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर के कुछ टुकड़े लीजिएगा। किसी धातु अधातु में यानी किसी धातु के लोहे में ब्लेड रखकर इसमें खंड को रखकर 4 या 5 बार हथौड़े से इसमें प्रहार करें या इसको प्रहार करें या इसको मारें, जिससे आप क्या देखेंगे? अन्य धातुओं के साथ यह क्रिया कीजिएगा और इन धातुओं के आकार में कुछ परिवर्तन भी लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर या पतली चादर भी बनाया जा सकता है। इस पर गुणधर्म कैसे? अगाध वर्धनी या अगाध वर्धन कहते हैं। इनके गुणधर्म को क्या कहा जाता है? अगाध वर्धनता। आप जानते हैं कि सोना एवं चांदी में कैसी होती है? इसमें
अगाध वर्थ धातु होती है। कौन सा? सोना एवं चांदी कैसी होती है? अघात वर्धनीय धातु होती है। फिर अगला 3.4 में देखें हम इन धातुओं को सूची बनाइए और फिर आप दैनिक जीवन में उपयोग यानी कि इस तरह से इनको देखते हैं। धातु के पतले तार के टुकड़े खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन बन सकती है कि तन्यता क्या है। धातु के जो पतले तार होते हैं ना, उसके खींचने के रूप में जो उसकी क्षमता होती है उसमें तन्यता आ जाती है, जिससे क्या कहा जाता है? इसे तन्यता भी कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु, सोना क्या है? सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने की तन्यता 2 किलोमीटर लंबा तक बनाया जा मतलब कि 1 ग्राम सोना लीजिएगा, उसको 2 किलोमीटर तक लंबी उसकी तार बनाई जा सकती है। किसकी? सोने की। 1 ग्राम सोने की। अगाध वर्धनता तथा तन्यता के कारण इसमें हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। और आप कुछ इसकी धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने में, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप को देखेंगे। तो इसमें हम इस प्रकार से हम इस क्रियाकलाप को देखेंगे कि इसमें किस तरह से इनको बनाया जाता है। तो हम तो सबसे पहले क्रियाकलाप को पढ़ लें। क्रियाकलाप 3.5 में एल्युमिनियम या कॉपर की तार लीजिएगा और क्लैंप की मदद से तार को स्टैंड पर बांधिएगा, जैसा कि 3.1 में दिखाया गया, इसमें दिखाएगा। और यानी कि जो तार के खुले हुए सिरे पर मोम का उपयोग करके एक रिबन यानी कि पिन चिपका दीजिएगा। और फिर स्लैब में जो लैंप है इसमें मोमबत्ती या वर्नल लैंप के निकट तार को गर्म कीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि और प्रत्येक जो अपने प्रेक्षणों को लिखिएगा और इन धातुओं को तार की द्रवित होती है, जैसे कि स्टैंड। इसमें क्या लगा है? ये बर्नर लगा। इसको चालू करते एक नीली लौ के रूप में निकलेगा। यहाँ क्या है? ये फ्लास्क है। फिर इस फ्लैप से स्टैंड है, ठीक है। फिर ये क्या लगा? एक स्टैंड लगा है, इसमें रखना लिए तार की खुला हुआ। और फिर इसमें क्या लगा? पिन लगा, मोम लगा, फिर धातु का ये तार है। इसमें तो बर्नर को जलाते हैं, नीली लौ के रूप में निकलेगा। इनका उपयोग यानी कि उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु से के सुचालक तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के रूप में सबसे अच्छे चालक होते हैं। इनकी तुलना लेड, मरकरी ऊष्मा के सुचालक यानी कि कुचालक होते हैं। धातु एवं अधातु जो विद्युत चालक भी पता कीजिएगा। इसका कहते हैं बैटरी है, फिर फ्लिप है, ए और बी, इसमें तार है, स्विच है, इसमें बल्ब। इसको स्विच ऑन करते हैं, बल्ब में लाइट आ जाती है। उत्पन्न जल जांच के लिए इसमें धातु का टुकड़ा लगा है। फिर यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, टर्मिनल है, किस तरह से सर्किट को जोड़ा जाता है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि तार के घर में बिजली, तार से क्या होती है? घर में बिजली पहुंचती है। पावर पाली वायलिन है, इसमें यानी कि क्लोराइड है, पीवीसी और फिर अथवा इसमें रबड़ जैसी सामग्री, इसकी पतली परत चढ़ाई जाती है। विद्युत तार ऐसे ही पदार्थों से परत से क्यों बनते हैं? तो इसमें हम देखें इसमें कि सतह से टकराती है क्यों? यह कोई आवाज उत्पन्न करती है, कोई कठोर सतह है उससे टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि या सोनोरस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यानी कि ध्वनिक या सोनोरस भी कहते हैं। किससे टकराने से? क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी यानी कि धातु की क्यों बनी होती है? अब देखें हम अधातु, क्योंकि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि उसमें जब हम लकड़ी से या हथौड़े से मारे तो इसमें आवाज गूंजने लगती है। किसमें? घंटी पे। घंटी बैल होती है वो, उसमें हम इस हलाते हैं तो वह क्या होता है? वह है आवाज उसमें गूंजने लगती है। अब देखें हम अधातु। अधातु देखें, पिछली कक्षा में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। धातु की तुलना में अधातु कैसी होती है? कम होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अधातु के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती, मतलब ब्रोमीन है एक ऐसी अधातु है जो कि क्या होती है? द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातु जो ठोस फिर गैसें से उत्पन्न यानी कि क्या धातुओं, सामान्य धातुओं से भी गुणधर्म होते हैं? आइए पता कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम इनके बारे में कि कौन सी क्रियाकलाप 3.7 में देखते हैं। कार्बन, कोल या ग्रेफाइट
सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिएगा। इन धातु में 3.1 में, 3.4 में, 3.6 में इसमें क्रियाकलाप के बारे में आप परीक्षणों को देखिएगा। इन धातुओं के बारे में यहाँ देख सकते। तत्व चिन्ह सतह का प्रकार है, कठोरता है, आघात वर्धनता है, और तन्यता, विद्युत चालकता है और ध्वनि चालकता, ध्वनिकता है। सारणी 3.1 में देखा, इन के परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु, अधातु एवं इनके समान गुणधर्म की चर्चा कीजिएगा और एक निश्चित रूप से निष्कर्ष में पर पहुंचे होंगे। केवल उन्हें भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई तरह के अवसाद भी उत्पन्न होते हैं। मरकरी को छोड़कर धातु सारे अधातु कपड़े ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 3.5 में हम देख सकते हैं कि धातु अधातु गणना अधिक होता है, क्योंकि यह कैल्शियम या सोडियम या सीशियम गलनांक बहुत कम है। यह है आप इसकी हथेली पर इन दोनों धातु अधातु को रखेंगे तो यह पिछले माने कि हथेली पे रखेंगे तो यह क्या होने लगेगी, यह पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसी होती है, वह चमकीला। आयोडीन कैसा होता है, अधातु होते हुए भी क्या होता है, वह चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जिसमें विभिन्न रूपों से विघटित होती है। प्रत्येक रूप में क्या होती है, अवरूप होती है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कार्बन को विभिन्न रूप में विद्यमान होती है, जिसके प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, इसे अवरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अवरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक है होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट या विद्युत का सुचालक है। और फिर इसमें देखें धातु यानी कि क्षारीय धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इतनी तुलना यानी कि इतनी कैसी होती है, मुलायम होती है, क्योंकि इनको चाकू से भी काटा जा, मुलायम होने के कारण इन्हें कैसे कहते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और उनके घनत्व गलनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। तत्वों को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब क्रियाकलाप 3.8 में देखें, मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा सोडा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी दहन की कीजिएगा और राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिएगा। लाल तथा नीले लिटमस पेपर को प्राप्त विलयन की जांच कीजिएगा। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला उसे अम्लीय या क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण को दहन कीजिएगा और इसके दहन के एकत्रित यानी कि जो दहन से उत्पन्न हुई धुएं को एकत्र कीजिएगा और फिर इसमें ऊपर पे एक परख नली की सहायता से इसे रख दीजिएगा। यहाँ पर देखें हम इसमें अब एक परख नली पर इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे मिला दीजिए और नीले तथा लाल लिटमस पेपर को विलयन की जांच कीजिएगा और फिर सल्फर के दहन पर इसमें रासायनिक पदार्थ सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय या क्षारीय उसको जांच कीजिएगा। क्या आप इन अभिक्रिया के समीकरण लिख सकते हैं, मतलब जो अभिक्रिया बनेगी उसके आधार पर क्या आप इसका समीकरण लिख सकते हैं? आप ट्राई कीजिएगा किस तरह से बनेगा इसका समीकरण। अधिकांशतः अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं और जो जल में घुलकर अम्ल मतलब कि जो अधातु हैं वह क्या करते हैं, ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो कि जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड भी प्रदान करता है और तथा इस तरह से जो होने वाली धातु क्या करती हुआ है, क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती है। और फिर इस अगले भाग में आपको धातु और भी ऑक्साइड के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिएगा जो कमरे के ताप में द्रव ऊष्मा की अच्छी तरह चालक होती है, चाकू से आसानी से काटा जा, किसको काटा जा सकता है इसमें, मुलायम धातु को। किसको, मुलायम धातु, ऊष्मा के सुचालक मतलब कि जो उच्चालक। और धातु के रासायनिक गुणधर्म की, धातु के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म है इनके बारे में देख लें हम। धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। आइए निम्न धातु को एकत्रित नमूने कीजिएगा। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। धातु 3.2.1 में धातुओं को, जो धातुआं हैं धातुओं का वायु में दहन क्यों होता है, मतलब जो धातु है उनका वायु में किस तरह से दहन होता है। क्रियाकलाप 3.8 में देखा कि वायु चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है और ये सभी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं जिसमें निम्न क्रियाकलापों के द्वारा इसकी जांच
कर सकते हैं। अब देखें क्रियाकलाप 3.9 में सावधानी। इसकी सावधानी क्या होनी चाहिए कि निम्न क्रियाकलाप के में शिक्षक का उपयोग यानी कि सहयोग आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए इसमें चश्मा लगाकर इसमें बेहतर होगा, मतलब कि इसमें किसी तरह की नुकसानी ना हो, इसलिए आँखों पर चश्मा लगाकर देखना चाहिए या इस प्रयोग को करना चाहिए। एकत्र की गई धातु के चिमटे से यानी कि पकड़कर इसमें ज्वाला का दहन दीजिए यानी कि दहन कीजिएगा और अन्य धातुओं के साथ यह क्रिया भी दोहराइएगा। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिएगा। उत्पन्न तथा धातु की सतह पर ठंडा होने दीजिएगा। किस धातु को दहन आसानी से होती है? जब धातु का दहन हो जाता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? और इस तरह से इसके पश्चात यानी कि जो पश्चात दहन के पश्चात सतह की जो कैसी प्रतीत होती है, और आप इन धातुओं को ऑक्सीजन के साथ यानी कि जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इसके उत्पाद को घुलनशील होते हैं। तो इस तरह से हमने चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट देखा। तो ये सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर इसका पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।